हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लैप्लासियन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम से। बात करें इस कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस की सबसे पहले तो जैन के स्टूडेंट्स के लिए जो कि फिजिक्स के पेपर को देंगे, उनमें यदि देखा जाए तो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को यदि देखा जाए तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से पूछे जा चुके हैं। और इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको अप्रोच करना, इसको सॉल्व करना बहुत इजी होता है यदि आप इसके जनरल एक्सप्रेशन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो या तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइक स्फेरिकल में कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी सिलेंड्रिकल में पूछ देता है। बात करें प्रीवियस ईयर की 2024 में, तो वहां पर भी स्फेरिकल से भी पूछा था और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी एक क्वेश्चन पूछा था। साथ ही साथ बात करें इसके और सब्जेक्ट और पेपर्स में इन्वॉल्वमेंट की, तो आप ईएमटी में यदि देखें तो वहाँ पर भी इसके जनरल एक्सप्रेशंस यदि आपको प्रिपेयर हैं तो इसका आप यूज करके इजीली क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, ठीक। और यदि एग्जाम्स की बात करें लाइक गीट, सीएसआईआर, नेट जेस्ट, बार्क, टाइफर, इन सभी एग्जाम्स में भी इसके इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है देखने को मिलता है। तो चलते हैं इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से इसके जनरल एक्सप्रेशन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं और क्वेश्चंस में किस तरीके से इसका हम यूज कर सकते हैं। तो इन सभी के एक्सप्रेशन को समझने के लिए हमें चूंकि इसका हमें जनरल एक्सप्रेशन लिखना है, तो जनरल एक्सप्रेशन को लिखने के लिए हमारे पास कुछ जनरल टर्म्स होने चाहिए, ठीक। तो उन जनरल टर्म के लिए सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बेसिकली रिलेटेड है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट से, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो चीज कंसीडर करेंगे वो कंसीडर करेंगे ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसका जस्ट यहाँ पर सिंबल हमने कंसीडर कर लिया है u1, u2 एंड u3, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या होते हैं ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो हम कंसीडर करेंगे स्केल फैक्टर्स, ठीक है। देखेंगे किस तरीके से स्केल फैक्टर्स जो है इसके जनरल एक्सप्रेशन को लिखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये यदि आपको प्रिपेयर है स्केल फैक्टर्स, ठीक है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के करस्पॉन्डिंग स्केल फैक्टर्स की वैल्यू यदि आपको पता है तो आप इसको इजिली लिख सकते हो, ठीक। और जो हमने कोऑर्डिनेट्स कंसीडर किए हैं उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स भी कंसीडर कर लेंगे विच आर E1 कैप, E2 कैप एंड E3 कैप, ठीक है। इतनी चीजें हमने इन जनरल कंसीडर कर लिया है। अब इन्हीं के हेल्प से हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले तो इनकी वैल्यूज हम लिखेंगे, एंड उससे पहले इन्हीं के हेल्प से हम क्या करेंगे, जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लैप्लासियन का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनकी वैल्यूज डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या होती है। यहाँ पर हमने एक टेबल मेंशन किया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल है वो बेसिकली फर्स्ट कॉलम जो है इसका ये बता रहा है कि हम किस किस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सबको पता है क्या होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। इसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो होते हैं एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप, ठीक है। इसका सिंबल बेसिकली हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप भी लिखते हैं, ठीक। बात करें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो उसमें यदि हम बात करें तो हमारे पास जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं आर, थीटा एंड फाई, ठीक। यूनिट वेक्टर्स सबको पता है आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप, ठीक। सिलेंड्रिकल सिस्टम की यदि हम बात करें तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, आर, फाई एंड जेड। इसके करस्पॉन्डिंग यदि यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाता है, आर कैप, फाई कैप एंड जेड कैप। अब जो मेन रोल प्ले करता है वो है हमारा स्केल फैक्टर, ठीक है। यदि इसकी वैल्यू हमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में पता हो जाए तो हम इजिली उन जनरल एक्सप्रेशंस को डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में इजिली लिख सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए H1, H2, H3, ठीक है, इसकी वैल्यू कार्टेशियन सिस्टम में तीनों की वैल्यू क्या होती है, 1 1 1। स्फेरिकल पोलर सिस्टम में यदि बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1 r एंड r sin थीटा। सिलेंड्रिकल सिस्टम में यदि बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1 r एंड 1, ठीक है। तो इतनी चीजें जो है इन जनरल हमने कंसीडर कर लिया है। डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसकी क्या वैल्यूज होती है वो हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है, कितनी होती है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे जब भी हम यूज करेंगे इन्हीं टेबल की यूज से हम इनकी वैल्यूज को यूज करेंगे और उन जनरल एक्सप्रेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम डिफरेंट यानी कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लैप्लासियन के एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। हमने कोई स्केलर फील्ड कंसीडर किया है विच इज फाई, एंड वो किसका फंक्शन है? ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट यानी कि u1, u2, u3। ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यूज क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। लाइक हमने जो पीछे वाले टेबल में डिस्कस किया कि जब हम कार्टेशियन लिखेंगे तो u1, u2, u3 की जगह पर x, y, z लिखेंगे। जब स्फेरिकल पोलर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे वहां पर? r, थीटा, फाई। सिलिंड्रिकल लिखेंगे तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? r, फाई एंड z। तो अभी हमने जो कंसिडर किया है वो क्या कंसिडर किया है? जनरल जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं u1, u2, u3। उसका फंक्शन है क्या हमारा? स्केलर फील्ड। तो इसके करस्पॉन्डिंग यदि हम लिखेंगे ग्रेडियंट तो हमारे पास ये आएगा इसका जनरल एक्सप्रेशन। अब हम टेबल का यूज करेंगे, जो टेबल हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था उस टेबल का यूज करेंगे, एंड देन हमारे पास जो पहला एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के करस्पॉन्डिंग। इसमें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है एक्स वाई जेड क्या होता है, H1, H2, H3 की वैल्यूज क्या होती है, E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप की वैल्यूज क्या होती है, एंड देन इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू को पुट करने के बाद जनरल एक्सप्रेशन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डेल डॉट फाई का एक्सप्रेशन। ठीक, सिमिलर प्रोसेस फॉलो करेंगे हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और उसके करस्पॉन्डिंग भी हमारे पास आ जाएगा डेल डॉट फाई का स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्सप्रेशन। इसी तरीके से हम जा सकते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और वहां पर भी हम देखेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन जो है डेल डॉट फाई का आ सकता है। ध्यान रहे फाई जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड का फंक्शन रहेगा, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाई जो है वो आर थीटा फाई का फंक्शन रहेगा, और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर थीटा और जेड का फंक्शन रहेगा। अब बात कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल की। जैसे हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है कि ए स्केलर फील्ड v is given by v 2xy z square, the gradient of v is given by। तो इस स्केलर फील्ड को देखने से ये पता चल रहा है कि जो हमारे पास स्केलर फील्ड दिया है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है। ठीक, तो हम इसका क्या निकालेंगे? ग्रेडियंट। ठीक है, बिकॉज हमसे क्या पूछा है? ग्रेडियंट ऑफ v। तो ग्रेडियंट निकाल लेंगे किसका? v का, यानी कि 2xy z स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि जब भी किसी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो क्या आता है? एक वेक्टर फील्ड देता है। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स कैप डेल डॉट अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में 2xy z स्क्वायर प्लस वाई कैप डेल डॉट अपॉन डेल वाई 2xy z स्क्वायर प्लस z कैप डेल डॉट अपॉन डेल z। ये हो जाएगा हमारे पास 2xy z स्क्वायर। अब चूंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है देन हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा x कैप ब्रैकेट में 2yz स्क्वायर प्लस y कैप ब्रैकेट में y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2xz स्क्वायर प्लस z कैप, ये हो जाएगा 4xyz। ठीक है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर का जस्ट जो सिंबल है वो डिफरेंट यूज किया गया है। एक्स कैप के करस्पॉन्डिंग ए एक्स कैप, वाई कैप के करस्पॉन्डिंग ए वाई कैप, और जेड कैप के करस्पॉन्डिंग ए जेड कैप। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट इसका जो है आंसर हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस कॉन्सेप्ट की, तो वो है डायवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। अब इसका हम जनरल एक्सप्रेशन देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसको हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकते हैं। तो इसका जो जनरल एक्सप्रेशन आता है उसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे? एक वेक्टर फील्ड ए, इसका एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और डेल का 3 डायमेंशन में किस तरीके से एक्सप्रेशन होता है फॉर इन टर्म्स ऑफ जनरल कोऑर्डिनेट्स u1, u2, u3 एंड इन टर्म्स ऑफ जनरल यूनिट वेक्टर्स E1 कैप, E2 कैप एंड E3 कैप। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसका जनरल एक्सप्रेशन किसका? डायवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। अब यदि हम डायवर्जेंस निकालते हैं किसी भी वेक्टर फील्ड का तो वो क्या आएगा? हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, बात कर लेते हैं सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस टेबल का हम यूज करेंगे जो टेबल हमने फर्स्ट स्लाइड में यूज किया था, डिस्कस किया था। तो उसका हम यदि यहाँ पर यूज करेंगे देन हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें उसी टेबल का यूज करके हम इसका जनरल एक्सप्रेशन देख सकते हैं, या तो आप ये लिखिए या ये लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम उसी टेबल का यूज करके इसके जनरल एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। इस पर भी हम एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है जेएन में पूछा गया था 2024 में, जो पिछला पेपर हुआ है उसमें फिजिक्स के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन था दैट हमें एक वेक्टर, यहाँ पर एक वेक्टर फील्ड गिवन है आर कैप डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और ये गिवन है कि आर कैप एज द यूनिट रेडियल वेक्टर। बट इस क्वेश्चन में एक चीज जो है वो क्लियर नहीं है कि हमें ये जो वेक्टर दिया गया है वो 3 डायमेंशन में तो है ही, बट वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ठीक है। ये चीज नहीं दी गई है क्योंकि दोनों में ही ये जो है रेडियल वेक्टर हमें देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए सॉल्व करेंगे एंड समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो हम दो पोर्शन यहाँ पर बना लेते हैं, एक तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए एंड देन उसके बाद एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। तो अब चूंकि ये क्या है, ये हमारे पास है वेक्टर ए की बात करें किसमें, इन जनरल हम यदि लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है वेक्टर ए इज इक्वल टू बेसिकली आर कैप डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। इतना ही आया है, सॉरी ये आया है आर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास जो है वेक्टर ए गिवन है। अब इस वेक्टर ए का हम यूज करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, और देखेंगे कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो हमें करेक्ट वैल्यू, करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसमें हमें देता है, ठीक। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि हम बात करें देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी आएगी, यहाँ पर हो जाएगा डेल डॉट ए, ठीक है। हमें डाइवर्जेंस फाइंड करना है, तो डेल डॉट ए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/r²। चूंकि केवल रेडियल टर्म ही दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर केवल रेडियल टर्म का जो एक्सप्रेशन है उसे ही केवल यूज करना है, ठीक है। ये हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का यहाँ पर SC लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1/r² डेल अपॉन डेल r हो जाएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा r², और ये चूंकि आर कैप अपॉन आर क्यूब दिया हुआ है तो इसका आर कैप का जो फैक्टर है वो है हमारे पास यहाँ पर आर क्यूब, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर जो लिखना रहता है वो क्या लिखना रहता है, ए आर, ठीक है। ए आर क्या है, रेडियल टर्म जो है उसका स्केलर पार्ट, ठीक है, जो फैक्टर है वो होता है। अब हम इसको यदि सॉल्व करें देन हमारे पास हो जाएगा r², और ये आर क्यूब ये r² से कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास बचेगा 1/r, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे देन हमारे पास हो जाएगा r² डिवाइडेड बाई r², और ये नेगेटिव साइन भी, यानी कि हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 1/r⁴ विथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ से हमें ये ऑप्शंस में यदि देखें तो करेक्ट ऑप्शन जो दिख रहा है वो दिख रहा है ऑप्शन ए, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जब हम जाएंगे देन वहां पर यदि हम डेल डॉट ए कैलकुलेट करेंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी रेडियल के लिए 1/r डेल अपॉन डेल आर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आर, और फिर से ए आर कितना है हमारे पास 1/r³। तो इसकी बात करेंगे तो 1/r डेल आर और r इंटू आर, तो हमारे पास हो जाएगा ये r², कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/r एंड ये हो जाएगा -2/r³। तो -2/r⁴ आ रहा है, ठीक है। ये r⁴ हो जाएगा बिकॉज r³ इंटू r इज इक्वल टू r⁴। तो इसमें जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -2/r⁴, बट जो करेक्ट एक्सप्रेशन इसमें गिवन है वो -2/r⁴ का ऐसा कोई भी ऑप्शन जो है इसमें अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था -1/r⁴, और इसके सोल्यूशन से ये पता चलता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग ही पूछा गया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। अब इसका हम देखते हैं जनरल एक्सप्रेशन एंड देन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसी टेबल का यूज करके हम एक्सप्रेशंस को लिखेंगे और देखेंगे कि उसकी वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिर से वही एक वेक्टर फील्ड कंसिडर कर लेंगे, और ये ध्यान रहे कि कर्ल ये डिफाइन करते हैं किसी भी वेक्टर फील्ड का तो हमें जो रिजल्टेंट मिलता है वो एक वेक्टर फील्ड ही मिलता है, ठीक। ये है हमारे पास इसका जनरल एक्सप्रेशन डेल क्रॉस ए का, ठीक है। ए कोई एक जनरल वेक्टर हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है,
उसमें क्या क्या जो है टर्म्स हैं 3 डायमेंशन में, ठीक है, और उसके जनरल एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पर लिखा है। ये है इसका जनरल एक्सप्रेशन, ठीक। अब हम बात करते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी वैल्यूज क्या होगी। सिंपल है, यदि आपको वो टेबल प्रिपेयर हो गया है और ये जनरल एक्सप्रेशन प्रिपेयर है तो आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में इजीली लिख सकते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इसके एक्सप्रेशन को इजीली उस टेबल के करस्पॉन्डिंग और इस जनरल एक्सप्रेशन के हेल्प से इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पर भी एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी जैम 2024 में यानी कि इसी साल जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। अब इसमें देखिए क्या गिवन है। इसमें गिवन है वेक्टर फील्ड इज एक्सप्रेस्ड इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। किसमें दिया है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारे पास कोई एक वेक्टर फील्ड दिया हुआ है, वेक्टर एफ इज इक्वल टू a अपॉन एस एस कैप प्लस b अपॉन एस इंटू जेड कैप, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि इफ दिस फील्ड रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। तो चूंकि जो हमें वेक्टर गिवन है वेक्टर एफ, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। और आपने पढ़ा होगा कि कोई भी फील्ड यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो उसका कर्ल क्या होता है? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप इसमें कार्टेशियन नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अब इसके लिए आपको कर्ल का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एक्सप्रेशन अच्छे से पता होना चाहिए। तो जो हमने पिछली स्लाइड में यूज किया उसके करस्पॉन्डिंग यदि हम बात करें तो हमारे पास डेल क्रॉस वेक्टर एफ का जो है एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा 1 अपॉन, चूंकि यहाँ पर एस है तो एस जो है वो बेसिकली एक रेडियल कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो गिवन है ये गिवन है, इसमें आर फाई जेड की जगह पर एस फाई जेड है, जहाँ एस जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? रेडियल कोऑर्डिनेट को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस एंड देन कर्ल फाइंड करेंगे, देन हमारे पास हो जाएगा एस कैप, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर h1 भी होता है तो h1 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर केवल एस कैप होगा। इस तरीके से h2 की वैल्यू हमारे पास होती है s एंड देन हमारे पास हो जाएगा ये फाई कैप और ये हो जाएगा जेड कैप। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा डेल अपॉन डेल एस, डेल अपॉन डेल फाई, डेल अपॉन डेल जेड। ध्यान रहे इस रो में h1 h2 h3 का रोल नहीं होता है। अब जब हम थर्ड रो में जाएंगे तो वहां पर h1 h2 h3 का रोल होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास a अपॉन एस एज इट इज, बिकॉज यहाँ पर h1 की वैल्यू 1 होती है, h2 की वैल्यू यदि बात करें तो यहाँ पर 0 है, तो बिकॉज फाई का कोई टर्म नहीं है। जेड की बात करेंगे देन हमारे पास फिर से वो h3 की वैल्यू 1 होती है, तो हम लोग उसको एज इट इज b अपॉन एस लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, चूंकि ये इक्वल टू 0 है, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एस, ये हो जाएगा हमारे पास एस कैप, और ये हो जाएगा 0 माइनस 0, ठीक है, माइनस एस फाई कैप, और फिर से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन एस स्क्वायर माइनस अगेन 0 और प्लस जेड कैप, ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि आप देखें तो यहाँ से जो b की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, ठीक है। अब b की वैल्यू 0 आ रही है तो a की वैल्यू पहली बात की 0 नहीं हो सकती है, बिकॉज a और b यदि दोनों वैल्यू 0 हो जाती है तो इस फील्ड का एग्जिस्टेंस ही क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो b इज इक्वल टू 0 है तो a की कोई और वैल्यू होगी, और a की कोई और वैल्यू इस ऑप्शन में यदि देखें तो वो 1 दी गई है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 0 इस b ऑप्शन में है, सॉरी ए ऑप्शन में है, b इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है? 1, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं फिर लाप्लासियन ऑफ स्केलर यानी कि वेक्टर, सॉरी स्केलर और वेक्टर फील्ड। ध्यान रहे लाप्लासियन स्केलर और वेक्टर फील्ड दोनों का कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली एक स्केलर फील्ड को लेकर के ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसके जनरल एक्सप्रेशन को। तो इसके जनरल एक्सप्रेशन की यदि हम बात करें तो जनरल एक्सप्रेशन आप यहाँ पर देख सकते हो कि लाप्लासियन में डेल टू फाई का जनरल एक्सप्रेशन जो है वो क्या है? h1 h2 h3 और u1 u2 u3 के हेल्प से जो जनरल एक्सप्रेशन लिखा गया है उसकी वैल्यूज हमने उसी टेबल में डिस्कस की थी, फिर से उस टेबल का यूज करेंगे और इसके जनरल एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले यदि बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की तो इसका जनरल एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, डेल टू फाई एक्स वाई जेड क्या हो सकता है, ठीक। इस तरीके से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे तो फिर तो इसका जो है सिंपल हम एक एक्सप्रेशन जो है लिख सकते हैं। यहाँ पर फाई जो होगा वो आर थीटा फाई का फंक्शन होगा। इसी तरीके से हम यदि आगे बढ़ें तो यहाँ पर भी हम
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसी टेबल का यूज करके इसके जनरल एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी एक हम न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है एफ आर थीटा, ठीक है, आर और थीटा का है और ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो हमें इसका लाप्लासियन जो है फाइंड करना है। तो हमें चूंकि ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका लाप्लासियन हमें यदि फाइंड करना है, ये एक स्केलर फील्ड है एफ आर थीटा, तो इसके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्सप्रेशन को यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की यदि हम यहाँ पर बात करें, देन हमारे पास हो जाता है, ये देखिए ये है इसका जनरल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये है इसका जनरल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देन हमारे पास हो जाएगा 1/r², ठीक है, डेल अपॉन डेल आर और ब्रैकेट में हो जाएगा r² डेल अपॉन डेल आर और यहाँ पर है ये फंक्शन r² साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने क्या किया है जस्ट उसके रेडियल टर्म में यहाँ पर एफ आर की वैल्यू को पुट कर दिया है। ठीक, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा r² साइन स्क्वायर थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, ब्रैकेट में फिर से हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा और फिर से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी r² साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इस टर्म को यदि हम फाइंड करते हैं तो इस टर्म को यदि फाइंड करते हैं देन हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 6 साइन स्क्वायर थीटा और इस टर्म को यदि हम फाइंड करते हैं देन हमारे पास आता है 4 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 साइन स्क्वायर थीटा 6 साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हमने जो है इसके एक्सप्रेशन को बात करें यदि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लाप्लासियन, इन सब के एक्सप्रेशन को डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। इसके एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हैं ईएमटी में भी या डिफरेंट पेपर्स में भी फिजिक्स के। जैम के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एक्सप्रेशन को उस टेबल के हेल्प से अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसका क्वेश्चन पिछले सालों में बहुत बार पूछा गया है, तो आगे भी पॉसिबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाएं। यदि इसके एक्सप्रेशन आपको अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे तो आप इजिली 2 to 5 मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। बात करें अदर एग्जाम्स के लिए तो वो भी इसके एक्सप्रेशन को अच्छे से प्रिपेयर रखें, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसका यूज जरूर हो सकता है। तो इसको समझने के बाद यदि आपको कोई भी इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड यदि इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी यदि प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है या कोई प्रीवियस ईयर में यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्पेशली जैम के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो वो इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझें, नोट करें अपने नोट्स में और इससे जो है जो भी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करें।